हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला लग रही है क्लास 10th के लिए। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा लेकर आई हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है शतज भाग 2। उसके काव्य खंड का अध्याय है यह दंतुरत मुस्कान फसल। 2 कविताएं जिसका वन शॉट हम अच्छे से समझ चुके हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आज क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, जो कोर्स बी के बच्चे हैं वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करे, ये उनकी बुक नहीं है। उनकी बुक के लिए जल्दी ही मैं पूरे चैप्टर्स लेकर आ रही हूँ, बिल्कुल तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दूंगी, उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से कराने वाली हूँ। तो वो शुरू करेंगे, उससे पहले हमें अपनी क्लास 10 की कोर्स ए खत्म करनी पड़ेगी। तो लगभग हम खत्म पे आ ही चुके हैं। काव्य खंड का हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है। तो ये जो 2 कविता हमारे सामने प्रस्तुत हुई हैं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ये जो है नागार्जुन जी द्वारा लिखित है। इनको हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, प्यारी प्यारी कविताएं हैं, कोई भाई डाउट नहीं है। काफ़ी जहाँ एक बच्चे की मुस्कान का बहुत ही डिटेल में हमने एक्सप्लेनेशन देखा, उसका जो है आफ्टर जो बोलते हैं कि नहीं, आफ्टर इफेक्ट्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो भी हमने देखे, सब कुछ हमने देख लिया। और उसके बाद फसल क्या होती है, हमारे प्लेट के का जो खाना होता है, अनाज होता है, वो कितने ज़्यादा मेहनत और परिश्रमों का फल होता है, ये हमने फसल कविता के ज़रिए जाना। दोनों कविताएं पढ़ने के बाद में हमने इसके एमसीक्यूज भी कर लिए, तो काफ़ी हद तक हमारे ऑब्जेक्टिव रेडी हो गए। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अभी भी डाउट है कि किस तरीके के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज के लाई हूँ, उनको कराऊंगी। लेकिन अभी ये नहीं कहूँगी आपने इतना पढ़ लिया तो हो गया, इतना पढ़ लोगे हो जाएगा, लेकिन यही आएगा ये हम नहीं कह रहे। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैं आपको सीधे तौर पे बता देती हूँ कि जो मैं आंसर्स करा रही हूँ उन आंसर्स को समझने की कोशिश करना सबसे पहला काम। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि आंसर को समझो। आंसर नहीं समझोगे ना तो फिर अगर क्वेश्चन बदल गया तो फिर आंसर बनाना नहीं आ पाएगा। मेन कला आपको सीखनी है किस तरीके से क्वेश्चन समझ के आंसर बनाना है। तो जो यहाँ पर क्वेश्चंस लाई हूँ उन्हें ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, यह दंतुरत मुस्कान को स्पष्ट करते हुए बताइए कि वह मरे हुए व्यक्ति में भी जान कैसे डाल देती है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर देखो, मर गया अगर व्यक्ति, तो क्या उसमें जान डाली जा सकती है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं डाली जा सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन इस कविता में बोला गया है। तो यहाँ पर मरे हुए व्यक्ति से तात्पर्य है जो निराश है, हताश है, जीवन से जीने की आस छोड़ चुका है, तो जिसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, डिप्रेस्ड हो जाता है, इस तरह के व्यक्ति से तात्पर्य है मरे हुए व्यक्ति से। तो जब वो इस तरीके के छोटे से बच्चे को देखता है तो क्या होता है, उसकी मुस्कान देखकर उसके अंदर थोड़ी सी उमंगें जागती हैं, उसके अंदर जीने की इच्छा जागती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया कि वो जो है कविता, यानी कि दंतुरित मुस्कान में जो बच्चा है, वो जो है निराश हताश हो चुके बच्चों के मन में भी एक उमंग को पैदा करती है। आंसर देखिए, दंतुरित मुस्कान का तात्पर्य उस छोटे से बच्चे की मुस्कान से है जिसके अभी अभी दांत निकले हैं। यह मुस्कान इतनी मनोहर व प्रिय होती है कि मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है, अर्थात जीवन से निराश, हताश तथा पूर्णतः उदासीन व्यक्ति के मन में प्रफुल्लता तथा खुशी को भर देती है। समझ में आया ना? तो प्रैक्टिकली मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता, लेकिन जो जीवन से हार चुका है, उम्मीदें हार चुका है, ऐसा व्यक्ति जरूर जो है वो जीने की उमंग आ जाती है उसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं, नए नए निकले हुए दांतों वाले बच्चे की मुस्कान देखकर कवि को क्या लगता है? कवि को बहुत कुछ लगा, काफी कुछ चीजें लगी। तो यहाँ पर देखिए, दंतुरित का तात्पर्य तो मैं आपको कविता के स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि जो छोटा सा बच्चा होता है और जिसके छोटे छोटे से दांत निकले होते हैं, तो वो जब हंसता है तो इतना क्यूट लगता है। तो वही लिया है, नए नए निकले दांतों की बच्चों की मुस्कान देखकर कवि को कैसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, कवि को लगता है नए नए निकले हुए दांतों वाले बच्चे की मुस्कान मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देती है की क्षमता रखती है। उसके धूल से सने शरीर को देखकर कवि को लगता है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। तो जो चीज़ें लगी हैं ना उनको, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है।
पहली चीज तो उन्होंने क्या बताया कि पहली चीज तो उन्होंने ये बताया कि भाई हम मरे हुए व्यक्ति में, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया। दूसरी चीज क्या था कि कमल जो तालाब में खिलता है वो बच्चे के रूप में उनकी इस झोपड़ी में खिल गया। अब झोपड़ी में उन्होंने इसका झोपड़ी की संज्ञा क्यों दी, देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आखिर उन्होंने अपनी झोपड़ी को तालाब की संज्ञा क्यों दी। जैसे कमल की संज्ञा दी बच्चे को, तो झोपड़ी क्या हुआ, तालाब। तालाब क्या होता है, कीचड़। तो यहाँ पर तात्पर्य क्या हुआ है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने, अर्थात वो गरीब हैं और उस गरीब के घर इतना बढ़िया सा फूल खिला है। तो ये भी एक है। तो ये चीज़ इस क्वेश्चन आंसर से तो नहीं संबंधित है, लेकिन तब भी मैंने ये सिर्फ इसलिए बता दी कि सपोज अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हो। ये मुस्कान इतनी मधुर और मोहक है कि इसमें कठोर हृदय को भी पिघला देने की शक्ति है। दूसरा क्या है, बांस या बबूल जैसे कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी जो है सिफालिका के फूल की भांति झरने लगते हैं। तो कई भाई इस पूरी कविता में कई ऐसे जो हैं उदाहरण दिए गए हैं जिसके माध्यम से बताया जा रहा है कि भाई हमारे जो कवि का बच्चा है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, प्यारा सा है। प्रश्न संख्या 3 है, बच्चा किसी को घूर कर क्यों देखता है। कवि बच्चे की ओर से आंखें फेर लेने को क्यों कहता है। अब क्या है, हमारे कवि हमेशा बाहर रहे, तो उनके बच्चे का जन्म हुआ तो उसके बाद भी वो चले गए, तो बच्चे से इतना उनका संपर्क नहीं हुआ, तो वो बच्चे के लिए अनजान है। तो कोई भी बच्चा किसी भी व्यक्ति को घूर कर तब देखता है, घूर कर देखना मतलब अपलक अनिमेष देखना, वो तब देखता है जब वो उस व्यक्ति को पहचानता नहीं हो। तो वो लगातार देख रहा है, पहचान नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि कवि को लगता है कि अगर मैं उसकी आंख में डालकर आंख देखता रहूंगा तो वो ऐसे ही घूर के देखता रहेगा और फिर वो थक जाएगा। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि तुम थक ना जाओ, इसलिए तुम्हारी आंखों से मैं आंखें हटा लेता हूं, अर्थात मैं आंखों को फेर लेता हूं। जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता और पहचान ना पाने के कारण उसे घूर कर देखता है। कवि बच्चे की ओर से आंखें फेर लेने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि पहचान ना पाने के कारण बच्चा उसे लगातार घूर रहा है, जिसके कारण वह थक जाएगा। ठीक है, वो मतलब अब बच्चा है, अब बिना पलक झपकाए बराबर देख ही रहा है तो थकान तो होगी ना। तो अब छोटा बच्चा है, वो चीज़ों को नहीं समझता है, ये समझना किसको है, बड़ों को। तो कवि इस चीज को समझ जाते हैं और उस पर से अपनी आंखें फेर लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। प्रस्तुत पंक्ति कवि क्यों कहता है। अब क्या है, कवि ने क्यों ये चीज कही है। कवि ने इसलिए कही है कि कवि बहुत टाइम से घर से बाहर थे, बच्चा उनके संपर्क में था नहीं, उनको पहचान माना कि कवि उस बच्चे के पिता हैं, लेकिन तब भी वो अपने पिता को नहीं पहचानता, क्योंकि भाई पिता से भी बच्चा तभी वाकिफ होगा जब बच्चा से डेली उनसे मिलेगा। अब जब मिल ही नहीं रहा है तो उनसे वाकिफ नहीं है, परिचित नहीं है। अब क्या हुआ कि जब वो इतने दिन बाद घर आए तो बच्चा नहीं जानता और पहली मुलाकात में बच्चा इतना परिचित होता भी नहीं। तो वही उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर हम पहली मुलाकात में परिचित नहीं हुए तो आगे अभी और भी समय है जब हम परिचित। तो उनका कहने का कारण यही था कि पहली मुलाकात में वो बच्चा उन्हें पहचान नहीं पाया है। बालक द्वारा कवि को एक टक देखने के कारण उसे यह अनुभूति होती है कि बालक उसे पहचान नहीं पाया है, जिस कारण कवि कहता है कि क्या हुआ यदि तुम मुझे अपनी प्रथम भेंट वार्ता में पहचान नहीं सके हो। पहली बार बच्चा पिता से मिल रहा है, अगर नहीं पहचान पाया तो कोई बात नहीं भाई, बच्चे को इतनी घबराने की जरूरत नहीं, पिता को इतनी घबराने की जरूरत नहीं, टेक अ टाइम एंड ये सब चीजें सही हो जाएंगी। यदि बच्चे की माँ उसका परिचय कवि से नहीं कराती तो क्या होता। अभी तो पिता से करवा रही है भाई, बच्चे की माँ उससे मिलवा रही है कि हाँ ये तुम्हारे पिता हैं, जो कोई भी है। अभी पिता वर्ड से भी वो वाकिफ नहीं है, बच्चा तो अभी सिर्फ प्यार समझता है, अपनापन समझता है, किसी रिश्ते को नहीं समझता है। तो माँ से भी उसका अपनापन है, प्यार है, इसीलिए वो माँ के इतने करीब है, लेकिन पिता को नहीं पहचानता। अगर माँ उससे परिचय नहीं कराती तो क्या होता। तो देखिए क्या है, यदि बच्चे की माँ उसका परिचय कवि से नहीं कराती तो बच्चा कवि को देखकर हंसता नहीं
और कभी उसके नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान को देखने का सौभाग्य प्राप्त ना कर पाता। यानी कि इतनी प्यारी उसकी मुस्कान है वो नहीं देख पाता, क्योंकि माँ के परिचय कराने से पहले बच्चा कवि को पहचान नहीं पाया था। वह कवि से पहली बार मिल रहा था, इसीलिए उसकी माँ उन दोनों के बीच माध्यम बनी। अब पहली बार मिल रहा है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि भाई पहली बार मिल रहा है तो माँ ही संपर्क कराएगी। माँ ने बताया ये हाँ हेलो, तो थोड़ा सा बच्चा मिला तो मुस्कान हुई। अगर नहीं मिलता तो वो बच्चे से मिल नहीं की मुस्कान को समझ नहीं पाता, बच्चे को नहीं समझ पाता, उसकी मुस्कान से आनंद नहीं उठा पाता, ये सारी चीजें वो नहीं कर पाता। प्रश्न संख्या 6 है, कवि द्वारा बालक और उसकी माँ को धन्य क्यों बताया गया है। अब क्यों उन्होंने क्यों बोला कि धन्य तुम धन्य तुम्हारी माँ। अब ये चीज़ क्योंकि वो उनके जीवन में आई जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा, अब कहते ना, एक इतना ज़्यादा वो प्रवासी जीवन जी रहे थे कि उनको एक थकान थी, एक बहुत ही ज़्यादा वो क्या कहते हैं ना, परेशान जो हो जाते उस तरीके से। तो जब बच्चे से मिले तो उनकी वो थकान दूर हो गई और इसके लिए वो धन्यवाद व्यक्त कर रही हैं किसका, अपनी पत्नी अर्थात उस बालक की माता का और उस बालक का। तो देखिए क्या है, बालक की मनमोहक चित्राकर्षण निराशा व हताशा में भी आशा का संचार करने वाली दंतुरित मुस्कान के लिए धन्य बताया गया है कि उसकी मुस्कान इतनी है कि वो आकर्षक है, वो मनमोहक है। आप जितना भी हताश, जैसे हमारे कवि हैं हताश है, थके हैं, तो वो भी क्या उनके अंदर ऊर्जा जो है वो संप्रेषित कर रही है। इसके अतिरिक्त बालक का अस्तित्व उसकी माँ के कारण है। अब ये बालक उनके जीवन में आया क्योंकि उसकी माँ उसको उस जीवन में लेकर आई, अर्थात वही उसकी जन्मदात्री है। कवि के प्रवास के दौरान वही उसका लालन पालन करती रही। यानी कि जब वो कवि नहीं थे तो उसका लालन पालन का कार्य किसका था, उनकी पत्नी का था, शिशु की माँ का था, उन्होंने ही देखभाल करी। तथा उसी के प्रयास के कारण कवि को बालक की आकर्षक मुस्कान के दर्शन हुए थे। इसीलिए कवि बालक के साथ साथ उसकी माँ को भी धन्य मानता है कि भाई आप धन्य हो कि मुझे इतनी जो है निराशा और थकान भरी लाइफ से छुटकारा मिला। लेकिन उसके लिए मैं धन्यवाद किसको दे रहा हूँ, तुम्हारी माँ को। तुमको तो धन्यवाद है, लेकिन तुम्हारी माँ की वजह से तुम मेरे जीवन में आए, तो उसके लिए उनको धन्यवाद। प्रश्न संख्या 7 है, कवि अपने आप को अन्य क्यों बता रहा है। ऐसा कहने के पीछे कवि किस प्रकार का भाव छिपा है। अब उन्होंने अपने आप को अन्य क्यों बताया, अब देखिए कारण समझिए। बच्चा और माँ के बीच एक बाउंडेशन है, वो दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, प्यार है, सब कुछ है। वो पिता होते हुए भी उस बाउंडेशन का एक हिस्सा नहीं बन पाए हैं, तो वो बच्चा उन्हें कुछ अनजान ही समझता है। इस वजह से वो अपने आप को अन्य कह रहे हैं। तो देखिए, कवि अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण अधिकांश समय अपने घर से दूर रहता है, जिस कारण से वह बालक के लिए अपरिचित सा हो गया है, क्योंकि बालक नहीं पहचानता है। भाई पत्नी तो पहचानती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बच्चे की बात कर रहे हैं। तो बच्चा जो है वो पिता के संपर्क में ना आने के कारण उनको पहचान नहीं रहा है। कवि एक अतिथि की तरह बहुत दिनों के बाद घर लौटा है। अपनी इसी स्थिति के कारण वह स्वयं को अन्य बता रहा है, जो उसके अंतर्मन की पीड़ा, व्यथा और विवशता को प्रदर्शित कर रहा है। तो अन्य कहने के कारण सिर्फ क्या है, क्योंकि वो बच्चे से परिचित नहीं है। अब बच्चे से परिचित ना होने के कारण वो बच्चे से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, इतना सुंदर, इतना प्यारा बच्चा उसको लेकिन वो बच्चा उनके करीब नहीं आ रहा है। तो उस करीब ना आ पाने का दर्द, तकलीफ वो इस अन्य शब्द में व्यक्त कर रहे हैं। वो अन्य शब्द उनको ये बता रहा है कि ये एक जो हमारे कहते हैं ना बहुत ही प्यारे मोमेंट्स, उनसे वो दूर हो गए। मेन यही था। प्रश्न संख्या 8 है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल किसके प्रतीक हैं। ये तो मैंने कविता पढ़ाते समय ही आपको बताया था कि जिन लोगों का बिहेवियर जो है बहुत ही शुष्क और कठोर होता है, उन्हें बांस और बबूल की
के प्रतीक के रूप में रखा, मतलब उन लोगों के लिए इस बांस और बबूल का प्रतीक रखा गया। अब इस कविता में ये जो व्यवहार है ये हमारे कवि का है, क्योंकि कवि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, बाहर बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो वो शुष्कता उनके बिहेवियर में आ चुकी है। तो जैसे ही हमारे कवि जो हैं वो बच्चे के संपर्क में आए तो उनके अंदर विनम्रता भर गई, कोमलता भर गई, तो वो बांस जैसा बिहेवियर शेफालिका के फूल के जैसे उनका कोमलता ले लेता है। यह दंतुरित मुस्कान में बांस और बबूल कठोर हृदय वाले व्यक्ति के प्रतीक हैं, क्योंकि कविता में बताया गया है कि बच्चे का स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे होंगे, अर्थात बच्चे के स्पर्श में कठोर हृदय वाले भी सहृदय बन जाते हैं। तो यहाँ पर उनके संपर्क में, बच्चे के संपर्क में आ कौन, अब जैसे ये मान लीजिए किसके प्रतीक के रूप में रखा गया, ये तो हमने बता दिया, कठोर और शुष्क व्यवहार वाले व्यक्ति के कठोर के रूप में रखा गया। लेकिन ये बांस और बबूल जो कठोर हृदय वाला कौन है, तो वो कौन है, वो हमारे कवि हैं, क्योंकि वो अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण ज्यादातर टाइम वो बाहर रहे, जिससे उनके व्यवहार में ये शुष्कता और कठोरता आ चुकी है। प्रश्न संख्या 9 है, मधुपर्क से क्या तात्पर्य है, कविता में इसका प्रयोग किस लिए हुआ है। मधुपर्क का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो इसका तात्पर्य होता है शहद चटाना, ठीक है, शहद चटाना। तो अब यहाँ पर इस कविता में जो इसका अर्थ लिया गया है वो है वात्सल्यता, प्रेम से, अर्थात जो हमारा कवि हैं, उनका बच्चा है, उनके साथ उनकी वात्सल्यता उनकी माँ की रही है। तो माँ जो है हमेशा उनको मधुपर्क कराती रही, अर्थात उन्हें हमेशा प्यार करती रही, साथ देती रही, हर चीज़ उनका कार्य करती रही। तो यहाँ पर इस कविता में इसका यही तात्पर्य है। मधुपर्क का सामान्य अर्थ होता है दही, घी, शहद, जल और दूध के मिश्रण के रूप में तैयार किया गया पंचामृत भी, यानी कि उसमें शहद भी पड़ता है ना, वही चीज। कविता में इसका प्रयोग बच्चे के जीवन देने वाली आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार के रूप में हुआ है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर क्या उसका अर्थ लिया गया है कि वो माँ का प्यार है। प्रश्न संख्या 10 है, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट करते हुए बच्चों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए। दंतुरित मुस्कान के आधार पर उत्तर दीजिए। अब क्या है, बच्चा जब किसी को नहीं पहचानता तो उसे अपलक यानी कि अनिमेष देखता रहता है, उसके ऊपर से नज़र नहीं उतारता। लेकिन जब हम भी उसके साथ उसी तरीके से बिहेव करते हैं तो बच्चा धीरे धीरे परिचित होने लगता है, और जब परिचित होने लगता है तो वो नज़र बचाकर हमको देखता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई, बच्चा क्या है, अब नज़र बचाकर तिरछी निगाहों से देख रहा है, और जैसे ही हमारी कवि की नज़र उससे मिलती वो तुरंत मुस्कुरा देता। तो वही मनोवागी, यानी कि बच्चा जो है वो लगातार उस चीज को निहारता है जिससे वो परिचित नहीं होता है। कवि को शिशु की मुस्कान अत्यंत मोहक लगती है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि शिशु से कहता है कि जब तुम अपनी माँ के पास होते हो और तिरछी नजर से मुझे देखते हो और तुम्हारी नजरें मेरी नजर से मिल जाती हैं, वह तुम मुस्कुरा देते हो, तब तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है। इस प्रकार कवि बच्चे की बाल सुलभ प्रवृत्ति और उसकी निश्चल मुस्कान को बताना चाहता है कि किस तरीके से बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच है, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच है। पिता को पहचानता नहीं है, लेकिन जब थोड़ा सा पहचानता है तो वो किस तरीके से तिरछी निगाह से देखता है, मुस्कुरा देता है, तो वो कितना निश्चल है। तो यही चीज़ मनोविज्ञान से क्या पता चलता है कि बच्चों के अंदर किसी तरह का कपट या छल नहीं होता है। प्रश्न संख्या 11 है, शिशु को बाहरी संसार से मिलाने में माँ की क्या भूमिका होती है। भाई इस पूरे संसार से परिचित कराने वाली बच्चे को माँ ही होती है और कोई नहीं होता। बालक के जीवन में उसकी माँ की उसकी प्रथम गुरु होती है। कहते हैं ना, माँ पहली गुरु होती है, हर एक चीज़ सिखाना समझाना सब माँ करती है, जो उसे अन्य सांसारिक वस्तुओं, अपने परायों आदि से परिचित कराती है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में बालक कवि से अनजान था। ठीक है, क्या है, वैसे तो माँ की सारी भूमिका हमने बताई, इस पूरी कविता में क्या है, बालक जो है
वो कवि से अनजान है। कवि क्या है? उसके पिता हैं, और उसे एकटक देखे जा रहा था। बालक को जब उसकी माँ कवि से परिचित कराती है तभी वह कवि को देखकर मुस्कुराता है। जब माँ बोल रही है कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, तो बच्चा मुस्कुराता है कि नहीं, ये हमारी माँ है, से अगर परिचित है तो इसका मतलब ये सेफ कंडीशन है। तो वो बच्चा भी थोड़ा सहज हो जाता है। कविता का ये भाव स्पष्ट करता है कि माँ ही शिशु को बाहरी संसार से परिचित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माँ जो है वो पूरी तरीके से बच्चे के साथ में उसके स्वरूप को समझने और करने का काम कराती है। प्रश्न संख्या 12 है, फसल के उत्पन्न एवं फलदायी होने में मनुष्य के हाथों की क्या महिमा है? अब कोई भी फसल है, हम कह रहे हैं सारे प्राकृतिक उपादान आप इकट्ठा कर दो, सूर्य की किरण भी दे दो और हवा दे दो, नदी का पानी दे दो, मिट्टी अच्छी दे दो, तो भी क्या फसल अच्छे से उग सकती है? नहीं उग सकती। जब तक किसान उस पर मेहनत नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, तब तक फसल अच्छे से उग नहीं सकती है। तो ये उसके महत्व को बताता है कि उनका परिश्रम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फसल के उत्पन्न एवं फलदायी होने में मनुष्य के हाथों की बहुत महिमा है। यहाँ मनुष्य के हाथ मानव श्रम का प्रतीक है, यानी कि मनुष्य कितना श्रम करता है। फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया में मनुष्य बहुत परिश्रम करता है। यदि वह परिश्रम कर सब फसल नहीं उगाएगा तो फसल अस्तित्व में नहीं आ सकती। जाहिर सी बात है, वो नहीं उगाएगा तो अस्तित्व में नहीं आएगी। अतः फसल उत्पन्न करने के लिए परिश्रम बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो परिश्रम जरूरी है। फसल की कविता के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि जो अनाज हम खा रहे हैं ये परिश्रम का ही फल है ना। ये किसान की परिश्रम का ही फल है जो हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं और फसल उग रही है। शिशु के धूली धूसरित शरीर को देखकर कवि नागार्जुन ने क्या कल्पना करी? उन्होंने क्या कल्पना करी? उन्होंने उसके जब धूल भरे शरीर को देखा तो उन्हें ये लगा कि वो कमल जो कीचड़ में खिलता है तालाब में, वो मेरे इस झोपड़ी में आकर खिल गया है। शरीर उन्होंने शिशु को क्या बना दिया? वो कमल का फूल उन्होंने बताया है। शिशु के धूली धूसरित शरीर को देखकर कवि नागार्जुन ने यह कल्पना की है कि शिशु के धूल से सने हुए शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया है। उसने तालाब को छोड़ दिया है और कहाँ आ गया है? मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया है। एक के नहीं, दो के नहीं कि बार बार आवृत्ति कर कविता में किस प्रकार की विशेषता उत्पन्न की गई है? फसल कविता में कई बार बोला गया, एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, एटलीस्ट 3 बार बोला गया ये। तो ये उन्होंने बार बार कवि ने लिखकर क्या चीज बताने की कोशिश करी है? ये इन्होंने बताया है कि फसल सामूहिक परिश्रम का फल होती है। जहां प्रकृति मिलकर परिश्रम करती है वहीं मनुष्य का भी परिश्रम होता है। अब देखो, एक व्यक्ति का परिश्रम नहीं है, वहां बहुत सारे किसानों का परिश्रम है। एक नदी का जल नहीं है, बहुत सारी नदियों का जल है। एक खेत की मिट्टी नहीं है, बहुत सारे खेतों की मिट्टी है। तो यहां पर वो सामूहिक रूप से कार्य करने की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। फसल कविता में कवि द्वारा एक के नहीं, दो के नहीं, बार बार आवृत्ति के पीछे कवि ने सामूहिकता के भाव को प्रकट किया है, यानी कि सब साथ लेकर। कवि कहता है कि फसल उत्पन्न करने में अनेक नदियों, किसानों व हजारों खेती योग्य भूमि का योगदान है। सिर्फ एक दो नहीं, बहुत सारे, किसी एक का नहीं। कवि ने इसके माध्यम से सामूहिकता की विशेषता को उत्पन्न किया। भाई कोई भी एक व्यक्ति तो मेहनत करके फसल नहीं उगा सकता। उगा सकता है? नहीं उगा सकता। उसी तरह एक नदी, मान लीजिए पूरे विश्व में सिर्फ एक नदी बहेगी तो क्या वो सब खेतों में पानी दे सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल। एक ही खेत में सारी विश्व के लिए अनाज उग सकता है? बिल्कुल नहीं। तो सबका मिला जुला स्वरूप है, सबकी सामूहिकता है, सामूहिक रूप से सब सहयोग दे रहे हैं, तभी ये फसल उगती है। प्रश्न संख्या 15 है, फसल कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? अब इस कविता में वो क्या संदेश दे रहे हैं कि
प्रकृति और मनुष्य जो है जब सामूहिक रूप से कर्म करते हैं, मिलकर परिश्रम करते हैं, तो फसल जैसी इतनी महत्वपूर्ण चीज का जन्म होता है जिससे हमारा जीवन चलता है। तो सामूहिकता के भाव को उन्होंने प्रदर्शित करना चाहा है। इस कविता में कवि ने संदेश दिया है कि फसल को पैदा करने में प्रकृति यानी नदियों का पानी, मिट्टी का गुणधर्म, सूर्य की रोशनी और हवा और मनुष्य के परिश्रम दोनों का ही सहयोग है। यानी कि प्रकृति का भी सहयोग है और मनुष्य का भी सहयोग है। किसी एक का भी अभाव होने पर इसमें हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य हम कह रहे हैं कि प्रकृति की सारी चीजें मिल जाएं मगर मनुष्य परिश्रम नहीं करे तो फसल नहीं उग सकती है। ठीक है, मनुष्य परिश्रम करे लेकिन प्रकृति अपना सहयोग ना दे तो उस कंडीशन में फसल उग सकती है? नहीं उग सकती। मतलब ये दोनों का आपसी सहयोग से ही फसल प्राप्त होती है। अतः प्रकृति और मनुष्य का परस्पर सहयोग ही फसलों के सृजन को संभव बनाता है। जब ये आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं तभी ये संभव हो सकता है। प्रश्न संख्या 16 है, फसल कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है, स्पष्ट कीजिए। अब समझिए, पहले क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। फसल कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति, उपभोक्ता मतलब हमें आजकल सब कुछ शॉप्स में मिलता है, हम जाते हैं, लेते हैं, उपभोग करते हैं, हमारा काम हो गया। लेकिन ये कविता हमें कहाँ लेकर जा रही है? खेतों में लेकर जा रही है। वो बता रही है कि दुकानों में मिलने वाली ये जो सारी चीजें जिनका हम सिर्फ उपभोग कर रहे हैं, अर्थात जाके खरीदते हैं, ले आते हैं, ये कितनी मेहनत से उत्पन्न हो रही है। ऐसे ही हमें नहीं, हमने 10 रुपए दिया तो हमने ये ले लिया, काम हो गया, नहीं। इसको कब करने के लिए कितनी मेहनत लग रही है, हमें ये कविता उन खेतों तक लेकर जा रही है, उस मेहनत को दिखाने के लिए। कवि ने कविता के माध्यम से फसल को किसान एवं उसके परिवार का परिश्रम, मिट्टी का गुणधर्म और अनेक नदियों के जल का परिणाम बताया है। उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में किसान की भूमिका, फसलों के उत्पादन में कृषक के परिश्रम की महत्ता को उजागर करने एवं उसकी विशिष्टताओं को सामने लाने के कारण ही यह कविता हमें कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। मतलब उन्होंने क्या बताया कि वो हमको बता रहे हैं कि किसान की भूमिका क्या होती है, फसलों के उत्पादन में कृषक की परिश्रम की क्या महत्ता उजागर होती है। ये सारी चीजें हमें इस कविता में बताई गई है। सिर्फ ये नहीं बताते कि भैया कि ठीक है आप जाते हो दुकानों से चीज़ों को खरीद लेते हो, काम खत्म हो गया। उन्होंने बताया कि कृषि संस्कृति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोला जाता है ना, भारत कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के अनाज अलग अलग मौसमों में उगाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, कवि ने शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान क्यों कहा है? कवि के मन पर उस मुस्कान का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अब आपको बताना है क्या, कवि ने शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान क्यों कहा? पहले एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा कवि के मन पर उसका मुस्कान का क्या, तो उसको दंतुरित मुस्कान इसलिए बोला क्योंकि बच्चे के अभी छोटे छोटे से दांत निकले। होता ना, एक हम लोग के तो दांत पूरे, आपने देखा हो छोटा बच्चा जिसके बहुत छोटे छोटे से दांत निकले हो, तो और जब वो मुस्कुराता है तो एकदम मन को मोह लेता है। तो वही चीज़ यहाँ पर, इसलिए उसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा। और दूसरा से उसका क्या प्रभाव डाला कि वो पूरी तरीके से उसमें मोहित हो गए। कवि ने शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान इसलिए कहा है क्योंकि कवि को बच्चे के नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान में जीवन का संदेश दिखाई देता है। अब उनका जो बच्चा है, पहली चीज तो यह है कि वो अपने बच्चे से बहुत टाइम से दूर थे, ठीक है, बहुत समय से दूर थे, और जब वो उसके पास आए तो पहली बार परिचित हुआ कि एक बच्चा कैसा होता है, और दूसरा उसके तब तक वो थोड़ा बड़ा हो गया था, चीजों को समझने लगा था, तो उसकी वो मुस्कुराहट से वो इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्हें लगा कि शायद उनके जीवन में इससे अच्छी चीज कोई घटती ही नहीं हुई है, और वो पूरी तरीके से उस बच्चे के साथ ही रहना चाहते थे। उसकी मुस्कान ने उन्हें इतना हद तक मोहित कर लिया था। वह शिशु की मधुर मुस्कान पर मोहित हो जाता है। उसकी यह मुस्कान कवि के मन पर गहरा प्रभाव डालती है। जाहिर सी बात है, तभी तो मोहित हुए। क्योंकि देखिए, एक होता है कि हम पूरा टाइम अपने, जैसे आप लोग भी हो, आप लोग जो है अभी किसी के बच्चे हो,
तो आप लोग अभी फीलिंग्स को इस तरीके से समझो कि सपोज आप पूरा दिन पढ़ते हो और क्या कहते हैं कोचिंग है आपकी, सब कुछ करने के बाद जब आप थक जाते हो तो जो आपका फेवरेट वर्क, मान लीजिए आपका जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो वो अब आपके लिए क्या है, वो फेवरेट है, वो आपके लिए रिलैक्सेबल है कि आप जाओगे। और उस जब आप वहां पर पहुंचोगे मैच, और मैच अपने फाइनल एंड पे हो और इंडिया जीत जाए, तो वो पल आपके लिए इतना ज्यादा एक्साइटमेंट का होगा। वही चीज यहां पर कवि के साथ भी हुई। कवि अपनी जो क्या कहते हैं प्रवासी जो जिंदगी जी रहा था, उससे वो घूम कर वापस आया। अब आने के बाद उसका क्या हुआ कि वो थका था, थोड़ा बाहर के लोगों के साथ जो व्यवहार होता है उससे चिड़चिड़ा होता है, व्यवहार इस तरीके से हो जाता है। अब वो जब घर में एंटर हुआ और उसने उस छोटे से बच्चे को देखा, तो उसके पूरे दिन की थकान और वो चिड़चिड़ापन पूरी तरीके से हट गया। जैसे आप पूरे दिन पढ़ने, स्कूल पढ़ने और कोचिंग पढ़ने के बाद थक गए हो, और घर आते ही जब आप मैच देख रहे हो तो आपकी सारी थकान और सारा चिड़चिड़ापन निकल चुका होता है, बस उसी तरीके का। और वो पल उनके लिए सबसे मनमोहक रहा। उसे लगता है कि ये मुस्कान एक मृत व्यक्ति में भी प्राण डाल देगी। अब ये अगर हम देखें तो वाकई लॉजिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन मृत व्यक्ति में जान डाल देने का तात्पर्य होता है ऐसा व्यक्ति जिसके जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी हो। ऐसे व्यक्ति जो जिंदगी से हार गए हो, निराशा हो, डिप्रेशन हो, तो अगर ये बच्चा उस व्यक्ति के पास चला जाए तो वो पूरी तरीके से अपने जीवन में वापस आ जाएगा। अर्थात इस मुस्कान को देखकर तो जिंदगी से निराशा और उदासीन लोगों के हृदय भी प्रसन्नता से खिल उठेंगे। तो क्या चीज हुई कि जो व्यक्ति, जैसे यहां पर कवि किसी और के बारे में नहीं, अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। कवि बाहर के जो माहौल से जब अंदर आए तो उनके अंदर थकान थी, उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज्यादा शुष्क था, हृदय कठोर था। ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं, और उसके बाद उन्होंने बताया कि उस बच्चे की मुस्कान देखकर उनका शुष्क व्यवहार, कठोर हृदय सभी कुछ पिघल चुका था। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे के मुस्कान से मोहित होकर ये पूरी कविता लिखी, और ये बताया कि उस बच्चे की मुस्कान का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा किस तरीके से। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। शिशु के धूल दूषित शरीर को देखकर कवि नागार्जुन ने क्या कल्पना करी। अब वो बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, उसका शरीर मिट्टी से सना हुआ है। तो हम लोग बोलते हैं ना, जो बच्चा इस तरीके से होता है, हम लोग बोलते हैं अरे गंदा हो गया, चलो जल्दी से उठाओ, साफ करो। लेकिन हमारे जो कवि है वो तो कवि हैं, वो तो हर चीज की कल्पना कर सकते हैं। तो उन्होंने कल्पना जो करी, एक कवि होने के नाते उस बच्चे को एक कमल का जो है फूल बता दिया कि जिस तरीके से कीचड़ में कमल खिलता है, तालाब में कीचड़ होता है ना, कमल फूल कहाँ खिलता है, उसी तरीके से वो मिट्टी से सना रहता है, और वो कमल का फूल वहां से छोड़कर यहां आकर खिल गया है उनके झोपड़े में। ये चीज उन्होंने कल्पना की। धूल से सना बच्चे का कोमल शरीर अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। उसे देखकर कवि कल्पना करता है कि मानो कमल तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल उठे हैं। कहां? उसका जो तालाब था वहां छोड़कर उसकी झोपड़ी में आ गए हैं। प्रश्न संख्या 19 है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल किसके प्रतीक है? तो बांस और बबूल किसका है? जो जिनका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा शुष्क का तात्पर्य आप ऐसे समझो कि जो बहुत ही ज्यादा रूड होते हैं, जिनके बिल्कुल भी मतलब वो जिनके मन में जो आता है वो बस बोल देते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने वाले के ऊपर क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो हमसे उम्र में कितना बड़ा है या उम्र में कितना छोटा है, कितनी समझ है, कुछ नहीं। बस उनके मन में जो आया वो उनको बोल देना है। तो उसी तरीके से ऐसे लोगों का बिहेवियर क्या होता है? शुष्क कहा जाता है, और कठोर हृदय बोला जाता है, क्योंकि वो कोई भी फीलिंग्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो यहां पर बांस और बबूल जो है ऐसे ही शुष्क बिहेवियर और कठोर हृदय वाले व्यक्तियों के लिए लिया गया है। कविता में बांस और बबूल के पेड़ कठोर हृदय और रसहीन व्यक्तियों के प्रतीक है। रसहीन का समझ गया, मतलब जिनमें रस नहीं है, शुष्क है, सूखा है जो। इन प्रतीकों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर हृदय मानव भी सरस
हो उठते हैं। तो छोटे से बच्चे की मुस्कान भी क्या है, वो अगर कोई व्यक्ति बहुत कठोर हृदय वाला है, उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा रूड है, तो इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं, उनमें अगर उनके सामने ये बच्चा चला जाए तो उनका हृदय भी रस से, कोमलता से भर जाता है। जाहिर सी बात है, इतना छोटा सा बच्चा देखकर हम सभी जो है वो खुश हो जाते हैं, उसके साथ खेलने और उसे खिलाने में लग जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, फसल क्या है? फसल के बारे में कवि ने क्या क्या संभावनाएं व्यक्त की हैं? तो फसल क्या है? इस पूरी कविता में उन्होंने हमें फसल के बारे में बताया है। फसल नदियों के पानी का जादू है। फसल लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा और गरिमा है। और उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, हजारों करोड़ों जो है खेतों के मिट्टी के गुणधर्म है। सूर्य की किरणों का रूपांतर है, हवा का थिरकन है। तो ये सारी ही चीजें मिलकर जो है एक फसल को तैयार करती हैं, और ये सारी संभावनाएं उन्होंने फसल के अंदर हमें बताई हैं। कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी है। यही चीज तो उन्होंने इस कविता में बताई। किसी एक यानी प्रकृति अगर खाली मिल जाए तो फसल नहीं उगा सकती, और अगर सिर्फ मनुष्य मेहनत करे तो भी फसल नहीं उग सकती। इन दोनों के मिले जुले सहयोग से ही जो है फसल उगती है। फसल में सभी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। सभी प्रकार की मिट्टियों का गुणधर्म है। सूरज और हवा का प्रभाव समाया है। इन सब के साथ किसानों और मजदूरों का श्रम भी सम्मिलित है। तो समझ में आया ना कि जहां प्रकृति का सहयोग है वहीं पर मनुष्य का श्रम भी है। ये दोनों मिलकर फसल का निर्माण करते हैं। सूरज की किरणें होती हैं, हवा जो हवा कहां से जरूरत है भाई, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही फसल जो है अपना भोजन बनाती है और आगे को बढ़ती है। और ये भोजन कैसे बनता है? सूर्य की किरणों से। इसीलिए सूर्य की किरणों का रूपांतरण बताया गया है इसे। तो ये सभी मिलजुल कर क्या करते हैं? ये बहुत अच्छी फसल को उपजाते हैं। तो ये हो गई आपकी फसल। हमने इस पाठ यानी कि दोनों ही कविताएं जो हमने पढ़ी हैं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, इन दोनों ही कविताओं को हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया। इसके हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करा दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, और अब हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिए। हमारी कोशिश ये है कि आप अगर यही वीडियोस देखते रहें तो पूरी तरीके से आपका हिंदी ऐसे ही तैयार हो जाए। आपको इधर उधर ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपके लिए और भी एग्जाम टाइम में काफी स्टडी मटेरियल लेकर आने वाली हूं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये चैप्टर यहां खत्म हुआ, लेकिन अब है हमारा नेक्स्ट चैप्टर संगतकार। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे संगतकार वन शॉट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।